अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रोही डिजिटल। अमेरिका जंग बंदी और फिर मुज़ाकरात पर क्यों मजबूर हुआ? ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में कौन सी मुश्किलात दरपेश हैं? क्या जंग फिर से शुरू हो सकती है? और पाकिस्तान के मौजूदा किरदार की अहमियत और वजह क्या है? ये तमाम सवालात एक दूसरे से मुंसलिक है और उनका जवाब बहुत पेचीदा है। सबसे पहले कुछ हकाइक आपके सामने रखते हैं। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को अस्करी लिहाज से मुकम्मल तौर पर शिकस्त फाश से दो चार किया। ये एक मुसल्लमा हकीकत है। ईरान ने एक माह से ज़ायद जारी रहने वाली जंग में अमेरिका की अस्करी सलाहियतों को तबाह किया, अमेरिकी ताकत की अलामत समझे जाने वाले बहरी बेड़ों को पीछे हटने पर मजबूर किया, उसकी फ़िज़ाई और मिसाइल दिफाई निज़ाम को खलीज और मशरिक़ वस्ता में निशाना बनाकर तबाह कर दिया, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल अपने तमाम तर मकासद आज तक हासिल नहीं कर सके। सबसे बड़ा वॉर ऑब्जेक्टिव जिसका इजहार बार बार किया गया कि ईरान में हुकूमत तब्दील करेंगे। आज पासदारान इनकलाब की हुकूमत और अख्तियार ईरान में पहले से कई गुना बढ़ चुका है। ये कहा गया कि ईरानी अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद हुकूमत के खिलाफ निकल आएंगे, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल बरक्स। ईरानी बड़ी तादाद में हुकूमत के हक में सड़कों पर आए। अली खामनाई की वफात पर अमेरिका और इसराइल में खुशी के शादियाने बजाए गए कि अब ईरान क़यादत से महरूम हो गया, लेकिन मुज्तबा खामनाई की शक्ल में पहली मरतबा IRGC का तरबियत याफ्ता जंगजू इस आला ओहदे पर पहुंच गया। दूसरा बयान करदा ऑब्जेक्टिव था ईरान की दिफाई सलाहियतों का मुकम्मल खात्मा। इस पर अमेरिकी इंटेलिजेंस की हालिया रिपोर्ट ने काफी हद तक दुरुस्त रोशनी डाली है कि ईरान के पास आज भी हजारों की तादाद में क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स मौजूद हैं। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ईरान ने अपनी बहुत सी जंगी सलाहियतों को अभी तक जाहिर नहीं किया, यानी ईरान कई माह तक जंग जारी रख सकता है, जिसका मतलब होगा अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की मजीद तबाही। तीसरा ऑब्जेक्टिव ईरान की न्यूक्लियर सलाहियतों का खात्मा। ये नुकता सबसे दिलचस्प है। अमेरिका और इसराइल ने गुज़श्ता जंग के दौरान ईरान के जौहरी प्रोग्राम को निशाना बनाया और दावा किया कि इस मैदान में ईरान कई साल पीछे चला गया है, लेकिन इस साल भी जौहरी प्रोग्राम को निशाना बनाया गया है और कहा गया है कि ईरान पर हमला न किया जाता तो ईरान चंद दिनों में ही एटम बम बना सकता था। इस हाली जंग के दौरान अमेरिका और इसराइल कई मरतबा ये दावा कर चुके हैं कि ईरान के जौहरी प्लांट्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज जब ईरान और अमेरिका के पाकिस्तान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात में सबसे बड़ा नुकता जौहरी प्रोग्राम का है, तो इससे जाहिर होता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी भी इंटैक्ट है। नाजरीन, आप अमेरिका और इसराइल की नालायकी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि कई बरस से इस जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ बहुत सी कोशिशें हुई। साइबर हमलों के जरिए सेंट्रीफ्यूज मशीनों को नुकसान पहुंचाया गया, अहम साइंसदानों को कत्ल किया गया, 2 मरतबा जंगों के दौरान तनसीबात पर हमला करके तबाह करने का दावा भी किया जा चुका है, लेकिन फिर भी मुज़ाकरात का मरकजी नुकता जौहरी प्रोग्राम ही है। फिर एक ऑब्जेक्टिव और सामने आया कि आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाया जाएगा, जिसकी नाकाबंदी ईरान की जानिब से इस जंग के बाद की गई थी। आज की तारीख और इस लम्हे तक ईरान हुर्मुज़ में 1 इंच भी अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटा। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात में नाकामी के बाद अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी का ऐलान किया और आज BBC वेरीफाई के मुताबिक 4 जहाज़ ईरानी बंदरगाहों से निकल चुके हैं, यानी ये नाकाबंदी भी नाकाम। अब अमेरिका ने पैसिफिक में उन जहाज़ों को निशाना बनाने का ऐलान किया है जो ईरान के साथ किसी भी तरह से मुंसलिक हैं या तावन करते हैं। फिर एक और ऐलान आया कि ईरान को किसी और मुल्क से हथियारों की फराहमी के खदशे के बायस ईरान आने वाले जंगों की तलाशी ली जाएगी। आए रोज़ इस तरह के ऐलानात आते रहे हैं, लेकिन अभी तक हकीकत यह है कि ईरान अपनी पोजीशन से और अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। मैं इस पर और कई नुक्ते आपके सामने बयान कर सकता हूँ। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तारीख़ इंसानी की सबसे ताकतवर तरीन क़ुव्वत और सुपर पावर यानी अमेरिका पे दर पे हज़ीमत का सामना कर रही है। अब सदर ट्रंप के गुज़श्ता दिनों में सामने आने वाले तमाम बयानात और ट्रुथ सोशल पर उनकी पोस्टें पढ़ लें या किसी माहिर नफ्सियात से उसका तज्ज़िया करवा लें, वो यही कहेगा कि अमेरिका डेस्परेट है, ट्रंप डेस्परेट हैं, वो मुआहिदा चाहते हैं और इस जंग से निकलना चाहते हैं। यही वजह है कि अब अमेरिका ने लिबनान में जंग बंदी का ऐलान किया है, क्योंकि ये ईरान की जंग बंदी की शराइत में से पहली शर्त थी कि लिबनान पर इसराइल हमले रोके। फिर आप ईरान की ताकत का अंदाज़ा लगाएं कि इसराइल की मर्जी और ख्वाहिश के खिलाफ जाकर अमेरिका को ये जंग बंदी करवाना पड़ी। ये इत्तलात भी हैं कि इस जंग बंदी में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बहुत अहम किरदार है। आज मिडल ईस्ट आई पर एक खबर आई कि सऊदी अरब ने भी अमेरिका पर दबाव डाला और इसराइल को लिबनान पर हमला करने से रोका। इस खबर के मुताबिक सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप के साथ बातचीत की, जिसमें उन पर दबाव डाला गया कि वो इसराइल को लिबनान पर हमला करने से रोकें, वरना ये जंग बंदी टूट जाएगी। और सूरत हाल ये है कि ट्रंप की जानिब से बारहा
یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ڈیل کے قریب ہیں اور وہ اسلام آباد جا سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ایرانیوں کی باڈی لینگویج اور لہجہ بالکل مختلف ہے۔ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جنگ بندی اور مذاکرات امریکہ کی مجبوری ہیں، ایران کی نہیں۔ وہ یہ بھی تاثر دے رہے ہیں کہ بے شک جنگ بند نہ ہو، ایران جنگ میں طوالت برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ یہ سوال کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتا ہے کہ کیا دنیا اس جنگ کی طوالت برداشت کر سکے گی۔ اور ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ امریکہ فیس سیونگ چاہتا ہے اور وہ اس جنگ سے نکلنے کے لیے ڈیسپریٹ ہے۔ اس میں اس کی سب سے زیادہ مدد کرنے والی ایک شخصیت ہے اور وہ ہے پاکستان کی چیف آف ڈیفنس سٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ حقیقت یہ ہے کہ فیلڈ مارشل نے پس پردہ انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ ان کی سفارتی کوششیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو یہ عزت ملی اور اس بحرانی کیفیت میں مثبت اور مرکزی کردار ادا کرنے کا موقع ملا ہے۔ لیکن پاکستان کیا صرف امریکہ کو ہزیمت سے بچانے کے لیے سب کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ پاکستان کی اپنی سلامتی اور بہتری کے لیے مغربی ایشیا میں جنگ کا رکنا ہمارے مفاد میں ہے، اور یہ صرف معاشی مسائل کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے قومی سلامتی کے حوالے سے کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ہم کچھ پیچیدہ اور خفیہ پہلوؤں کو بیان کرنے کی وجہ سے اتنا کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان سفارتی سطح پر حالت جنگ میں ہے، اور اس جنگ میں کامیابی پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ جنگ بندی کے میعاد ختم ہونے سے قبل ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ جنگ پوری دنیا کے لیے نہ صرف معاشی حوالے سے نقصان دہ ہے، بلکہ اس جنگ کا مزید ممالک تک پھیلنے کا خدشہ بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی ڈیل ہوئی تو بھی یہ یاد رکھیں کہ اسلامی دنیا کی مشکلات ختم نہیں ہوں گی، بلکہ ان میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے، جس کے لیے تمام اسلامی ممالک کو تیار رہنا ہوگا۔ کیونکہ اب یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ایران جنگ کے خاتمے کے بعد اسرائیل کا اگلا ہدف کون سا مسلمان ملک ہوگا؟ کیا ترکی اور پاکستان اسرائیل کا اگلا ہدف ہوں گے؟ یہ کوئی کانسپریسی تھیوری یا ہمارا دعویٰ نہیں ہے، یہ کہنا تھا ایک اسرائیلی اخبار معرب میں تجزیہ کار بواز گولانی کا۔ بواز گولانی کا کہنا ہے کہ ایران کی تباہی کے بعد اسرائیل پاکستان یا ترکی میں سے کسی ایک کو اپنے اگلے نشانے کے طور پر چن سکتا ہے۔ اس کی وجوہات میں بواز گولانی نے لکھا کہ اسرائیل ایران کی تباہی پر اکتفا نہیں کرے گا، اور سیریا کی وجہ سے ترکی کے ساتھ کشیدگی جلد ہو سکتی ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں اسرائیل کی جانب سے ترکیہ پر مختلف الزامات لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن آرٹیکل اس بات کا جواب دینے سے قاصر ہے کہ ترکیہ کے ساتھ کسی تصادم کی صورت میں نیٹو کا کیا رسپانس ہوگا، کیونکہ ترکیہ نیٹو کا ممبر ملک ہے، اور نیٹو قوانین کے مطابق کسی ایک ملک پر حملہ پورے نیٹو اتحاد پر حملہ تصور ہوتا ہے۔ رہ گئی بات پاکستان کی، تو پاکستان اپنے سے کئی گنا بڑے حریف بھارت کو ناکو چنے چبوا چکا ہے، اور اس حوالے سے جب پہلے بات کی گئی کہ ایران کے بعد پاکستان اگلا نشانہ ہو سکتا ہے، تو پاکستان کی عسکری قیادت نے یہ واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ پاکستان کو ایران یا کوئی اور ملک نہ سمجھا جائے۔ پاکستان بہت ہی پرعزم ملک ہے، اور اپنی عسکری صلاحیتوں کے ساتھ وہ اپنی قومی سلامتی پر کسی بھی قسم کے کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی عملی مثالیں دنیا اس سے پہلے بھی دیکھ چکی ہے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اپنی آراء کامنٹس میں شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔